स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। बच्चों आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का यूनिट 1 यहाँ पर मैं ब्रीफ रिव्यू करने जा रहे हैं NCERT से। इसके अंदर हम बच्चों सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड को। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हम इसमें आपको हाईलाइटेड वो एरियाज़ बताएंगे जहाँ से इस साल क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है बेटा वो प्रीवियस ईयर्स में नीट के अंदर पूछे जा चुके हैं और जो येलो कलर से मैंने मार्क किया हुआ है उससे आने के चांसेस हैं। अभी जैसे कि समय कम है तो इसके लिए हमने यहाँ पर मैं आपके लिए एक NCERT की सीरीज़ चलाई है जिसके अंदर हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश यहाँ पर मैं कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आगे भी आपको नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसके अंदर हर चैप्टर के अंदर बायोलॉजी में आपको इंट्रोडक्शन में कुछ साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर में दिए गए हैं। तो इस चैप्टर में भी उसी तरह से दिया गया है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर साहब। सबसे पहली बात कहूँ तो अर्नेस्ट मेयर के लिए यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ किया जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये नीट के अंदर पहले पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, तो ये आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें और ध्यान से इसको पढ़ लें। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं, इन्होंने एक लाइन लिखी थी, ही ऑल्सो पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीशीज। तो जो ये बात है कि दो सेम स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीड करती हैं, तो वो कंसेप्ट जो दिया था वो किन्होंने दिया था, यहाँ पर में अर्नेस्ट मेयर साहब ने ही यहाँ पर में हमें दिया था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले लिविंग के बारे में। तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वही हाईलाइट करके यहाँ पर मैं डिस्कस करने की कोशिश की है जिससे कि आपका समय बच सके और आपको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर में मिल सकें। ठीक है, सबसे पहली बात आती है बेटा व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग के बारे में यहाँ बात करने की कोशिश की गई है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो लिविंग के केस में यहाँ ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले तो हमारे मन में ख्याल आता है कि भाई लिविंग में अगर ग्रोथ होगा तो कैसे हो सकता है। तो भाई किसी ने कह दिया कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी, सेंस और ये सब जो किसके कैरेक्टर हैं, लिविंग के हैं। तो आगे हम इसमें यहाँ वो डिस्कस करेंगे क्या सही में ऐसा होता है कि भाई लिविंग में अगर कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या लिविंग होगा या फिर उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ग्रोथ होगा। तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले ही बात लिखी हुई है बेटा और इस लाइन से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ बेटा कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज द ट्विन कैरेक्टर एंड ग्रोथ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ लिखा होता है बेटा कि इन मेजोरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इवेंट्स। ठीक है, अब जो हायर एनिमल्स होते हैं यानी कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ है वो अलग अलग इवेंट है यानी कि दोनों सेपरेटली होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसके बारे में कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा हुआ, ईस्ट हुआ, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है जो NCERT में आगे लिखी भी हुई है और मैं आपको वहाँ पर मैं डबल से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं कि माउंटेन्स, बिल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। क्योंकि आपको पता है कि बेटा कोई बड़ा सा पहाड़ पहले से बना नहीं होता है, छोटे छोटे रॉक्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा रॉक बनाते हैं। ठीक है, चट्टान बनाते हैं बड़ा बड़ा। तो ये भी क्या कहते हैं कि भले ही ये नॉन लिविंग है लेकिन इनके अंदर भी ग्रोथ यहाँ पर मैं आपको दिखाई देती है। आगे बात की बेटा कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन भी एक तरह से कह सकते हैं कि आप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर मैं बात करूं फंजाई के केस में तो फंजाई भी मल्टीप्लाई होती है और स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। तो फंजाई यहाँ पर में किससे रिप्रोड्यूस होती है, विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, अब लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा अपन इनके अंदर क्या देखते हैं बेटा, बडिंग होती है। ठीक है, अब नीट में पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर में पूछा गया है कि प्लेनेरिया के अंदर में हमें ट्रू रीजनरेशन दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। तो बिल्कुल सही बात है, प्लेनेरिया यानी कि जिनको हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं एनिमल किंगडम के अंदर हम इनको पढ़ते हैं यहाँ पर में, तो इनके अंदर ट्रू रीजनरेशन यहाँ पर में दिखाई देता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन। ये भी यहाँ पर में पूछा जा चुका है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। मैंने अभी आपको बताया था कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है। तो यहाँ पर मैं आपको बात क्लियर हुई होगी और ये पहले पूछा जा चुका है बेटा। आगे बात करते हैं मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि
अब यहाँ पर में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम पहले तो ये कह रहे थे कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ का ये भी हो सकता है कि हाँ वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर में कुछ एक्सेप्शन भी देखे, तो हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आगे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आता है बेटा यहाँ पर में, डेट इज़ द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म। अब हमें जैसे कि पता है कि हम सभी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडीज़ हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो किससे बनी है, केमिकल से बनी है, बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो रिएक्शंस यहाँ पर में होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब बात करता हूँ कि इन दोनों को मिला के क्या दिया जाता है, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। यहाँ पर मैं ये क्लियर हो गया आपको। अब बात की जाए बेटा, एक घुमा के यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नेदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो आपसे पूछ सकता है कि एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि बॉडी के आउटसाइड की जा रही है किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो आप आंसर क्या देंगे, ना तो वो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ठीक है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। यानी कि जो आइसोलेटेड रिएक्शंस होती हैं विट्रो के अंदर में, वो लिविंग तो नहीं होती लेकिन रिएक्शंस होती हैं वो लिविंग होती हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर मैं बात आती है बेटा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो यहाँ पर मैं फाइनली मान लिया गया कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, यहाँ पर मैं बेटा लाइफ फॉर्म्स की। आगे बात की, द मोस्ट ऑब्वियस एंड द टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुली। तो ये भी पहले नीट के अंदर यहाँ पर में पूछा जा चुका है, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ें। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वाटर एंड टेम्परेचर। तो ये भी यहाँ पर मैं पिछले ईयर्स के एग्जाम्स में पूछा गया नीट के अंदर। फिर ये आपका फोटोसिंथेसिस रिलेटेड आ गया कि फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये भी यहाँ पर मैं नीट में पूछा गया है। ठीक है, ये भी आप याद रख लें। आगे बात की, ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है नीट 2022 के अंदर में कि व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स टू शो द लिविंग स्टेट। तो वो क्या है बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो इसीलिए कहा गया सेल्फ कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब आपको पता है बेटा यहाँ पर मैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात की गई और इसके अंदर वही बेसिक बातें लिखी गई हैं कि जो यहाँ पर में प्रॉपर्टीज़ आपके टिश्यू के अंदर होती है वो सेल के अंदर नहीं होती, जो ऑर्गन के अंदर होती है वो टिश्यू के अंदर नहीं होती। तो इसी तरह से ये पैराग्राफ लिखा गया, तो इससे यहाँ पर कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क नहीं की हुई है। आगे हम बात करते हैं बेटा चैप्टर के इस पॉइंट में, जो मेनली अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेटा हमारी जो डाइवर्सिटी है वो दो चीज़ से मिलकर बनी है, एक तो लिविंग और एक नॉन लिविंग से। अब नॉन लिविंग और लिविंग से मिलकर बनी है, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्पीशीज डेट आर नॉन एज एंड डिस्क्राइब बिटवीन दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन। यानी कि 17 से 18 लाख मिलियन स्पीशीज़ को यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर दिया गया है अब तक हमारी डाइवर्सिटी के अंदर में। ठीक है, आगे बात करता हूँ, अगर कोई भी यहाँ पर में ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको सबसे पहले हम क्या यहाँ पर में करते हैं, दैट इज़ द नॉमनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब जब हम करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं बेटा, नॉमनक्लेचर करते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर में जो नीट के अंदर पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर। ऐसे ही बात करूँ मैं जूलॉजी से रिलेटेड तो होता है, जो कि एनिमल्स के लिए यहाँ पर मैं टैक्सोनॉमी के तौर पर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। आगे हम बात करते हैं बेटा, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। यानी कि जब भी हम नॉमनक्लेचर करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना होता है बेटा कि उसका एक तो जेनरिक नेम होना चाहिए और एक स्पीशीज एपिथेट होता है। अब हमेशा ये याद रखें कि बेटा जो जीनस नेम है वो पहले आता है और स्पीशीज नेम वो बाद में आता है। ये हम रूल्स के अंदर यहाँ पर में पढ़ने जा रहे हैं। आगे लिखा है दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमनक्लेचर। तो जीनस और स्पीशीज वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था वो हमारे साइंटिस्ट ने दिया था, वेल नोन साइंटिस्ट, दैट इज द कैरोलस लिनियस। इनका बहुत बड़ा रोल है प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर में, ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं
मैंजीफेरा इंडिका, जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो आप क्या बोलेंगे? मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें मैंजीफेरा क्या है बेटा? उसका जीनस नेम है, जबकि इंडिका क्या है? उसका स्पीशीज एपिथेट है। आपने एक और बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर में कुछ रोल्स होते हैं यहाँ पर मैं बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के। तो सबसे पहले बोला गया कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन, तो इनको लेटिन में लिखा जाता है, रिटन इन इटैलिक्स। अगर आप उसको लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं और सेपरेटली यहाँ पर में अंडरलाइन आपको करना है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पीशीज एपिथेट। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर अपन ने लिखा था मैंगो का, तो पहला अपन ने लिखा जीनस, तो ये अपन ने कैपिटल में लिखा था जीनस वाला, ठीक है, ये आपको पता है। फिर दूसरा अपन ने लिखा क्या यहाँ पर में स्पीशीज़ का एपिथेट लिखा, ठीक है, स्पीशीज़ एपिथेट अपन ने लिखा वो स्मॉल में लिखा। आगे बात करते हैं बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। मैंने आपको बोल दिया कि जब भी आप लिखें इनको अंडरलाइन करें और प्रिंट करें तो उनको इटैलिक्स में यहाँ पर में प्रिंट करें, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए मैंजीफेरा में जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैपिटल में एम लिखा है और स्पीशीज़ इंडिका में आई स्मॉल में लिखा गया, ठीक है। आगे बात करते हैं पूरा नाम जो, अच्छा अब एक और बात, जब किसी भी साइंटिस्ट ने जो यहाँ पर में साइंटिफिक नेम दिया गया है तो उसका नाम भी उसमें शॉर्ट में लिखा जाता था। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो कैरोलस लीनियस ने इसको नाम दिया था तो उसमें क्या लिख दिया? मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब साइंटिस्ट का जो नेम है उसका पहला लेटर कैपिटल में ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे लिखा गया है बेटा एक क्लासिफिकेशन के लिए एक डेफिनेशन। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है। तो कुछ भी उनके अंदर यहाँ पर में यूनिक कैरेक्टर्स या फिर कह सकते हैं ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो उनमें सेम होते हैं उनको एक साथ कैटेगराइज किया जाता है और उसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन के अंदर ही हम जब आगे बात करते हो तो हमें एक वर्ड यहाँ पर में सुनने को आता है टेक्सा। टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। अब आगे जब क्लासिफिकेशन हमने किया तो हमें फर्दर कुछ यहाँ पर में उनको अलग अलग रखने के लिए कैटेगरीज का रिक्वायरमेंट हुआ, डेट इज नॉन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है बेटा कि एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस सेल की, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सबको एक साथ देखते हुए इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटी देखते हुए इनको ग्रुप किया जाता है फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए, ठीक है। एक अगली बात, हैंस कैरेक्टरिस्टिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर मैं टैक्सोनॉमी के कुछ यहाँ पर मैं स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले तो उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, नॉमेनक्लेचर उसका फर्दर यहाँ पर में बाद में किया जाता है, ठीक है। आगे टैक्सोनॉमी का रोल क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी को इंटरलेट करना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक नई ब्रांच ऑफ यहाँ पर मैं स्टडी के लिए, दैट इज़ द सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स के बारे में बात करूँ तो बेटा यहाँ पर मैं इसको देने वाले थे अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। अब ये साइंटिस्ट जिसने दिया था उसका नाम था वही कैरोलस लीनियस। इन्होंने अपनी एक बुक दी थी सिस्टमा नेचुरे, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने सिस्टमेटिक को यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई। अब सिस्टमेटिक्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे लेकर यहाँ पर मैं एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डेट इज़ द सिस्टमेटिक्स रिलेटेड विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये आपको ध्यान देना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन आने के 99.99% चांसेस इस बार हैं बेटा। फिर आगे बात करते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। तो व्हाट आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? तो सिंपली हम कहेंगे ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये क्या है? एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम फर्दर जो यहाँ पर मैं ऑर्गेनिजम्स है उनको यहाँ पर मैं डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज के बेसिस पे कुछ क्लास और पार्ट्स में यहाँ पर मैं डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है बेटा किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं बेटा, फिर मैं वापस से पीछे जाऊँगा कि आप कैसे याद रखेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ को। सबसे पहले के से आप याद रखेंगे बेटा कोहली, पी से आप याद रखेंगे प्लेस, सी से आप याद रखेंगे बेटा क्रिकेट, ओ से याद रखेंगे ऑन, एफ से याद रखेंगे बेटा फेमस, जी से याद रखेंगे ग्राउंड और एस से ग्राउंड्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर में, ताकि इस ट्रिक से आप इनका ऑर्डर यहाँ पर में
याद रख सकें। ठीक है, तो वापस आते हैं अपन यहाँ पर में स्पीशीज़ पर। स्पीशीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्पीशीज़ मैंने आपको जैसे बताया था कि टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज स्पीशीज़, यानी कि उनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उनको कहाँ रख दिया जाता है बेटा, उस स्पीशीज़ के अंदर रख दिया जाता है, माना जाता है कि उस स्पीशीज़ के मेंबर्स यहाँ पर में हैं। लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका। अब ये इनकी स्पीशीज़ क्या है बेटा, आम है, तो आम की एक मैंगो है, ठीक है, उसकी स्पीशीज़ क्या है यहाँ पर में, इंडिका। सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो पोटैटो उसकी स्पीशीज़ क्या है, ट्यूबेरोसम है। ठीक है, आलू तो वो ठीक है, तो लेकिन वो भी अलग अलग टाइप का होता है, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है, ट्यूबेरोसम। पैंथेरा लियो, लियो वो लोयन है, तो यहाँ पर में इसकी स्पीशीज़ क्या है बेटा, लियो है। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पीशीज एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर में जीनस की डिफरेंट स्पीशीज़ यहाँ पर में हो सकती हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करूँ सोलेनम स्पीशीज़ इंक्लूड नाइग्राम एंड मेलोंजिना, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर में। फिर जीनस के बारे में बात करूँ तो बेटा नीट के अंदर प्रीवियसली में यहाँ पर में पूछा गया है कि जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ द जनरा, तो मोर कॉमन कैरेक्टर किसके अंदर आपको दिखाई देते हैं, जीनस के अंदर दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू द स्पीशीज। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ सोलेनम, पैंथेरा लियो, फिर ठीक है लेपर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, पैंथेरा टिग्रिस के बारे में कर रहे हैं, फेलिस कैट यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशंस एग्जांपल है इनको आप बहुत ध्यान से याद रखें, ताकि अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो फट से इनका आंसर दे सकें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फैमिलीज़ के बारे में। तो फैमिलीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फैमिली फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। ठीक है, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा आर प्लेस इन द फैमिली सोनालेसी, तो किसको कौन सी यहाँ पर फैमिली में प्लेस किया गया आप याद रख लें, फेलिडे, केट, ये इनके बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे चांस बहुत ज़्यादा है इस बार आने के कि ऑर्डर कॉन्कुवलेसी सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनिडियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, कॉन्वुलेसी जो होते हैं उनके मेंबर्स होते हैं और सोलेनेसी होते हैं वो किसके मेंबर्स होते हैं, पोलिमिनल्स के मेंबर्स होते हैं, पोलिमिनल्स ऑर्डर के मेंबर्स यहाँ पर में आपको होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स माना गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लास के बारे में। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, रिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा डेट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। ठीक है, ये आपको यहाँ पर में क्लियर होगी, सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं फाइलम। अब फाइलम के बारे में बात करूँ तो इन क्लेस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ फ्यू कैरेक्टर आर असाइंड ऑफ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर में समझ आएगी और ये ऑर्डर मैंने आपको पहले ही पूरा लिख के बता दिया, तो इसको आप याद रखें ताकि शॉर्ट ट्रिक की वजह से आप जल्दी से पूरा का पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो ऑर्डर है वो आप इसको हेराचियल वे में याद रख सकें। ठीक है, आगे बात करते हैं किंगडम। अब किंगडम तो आपको पता है कि ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं और दो किंगडम है, एक तो प्लांट है और एक एनिमल है। तो आगे हम बात करते हैं एज वी ग्रो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम जैसे कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर में सिमिलरिटीज़ क्या होती जाएंगी बेटा, डिक्रीज होती जाएंगी। ये बात यहाँ पर मैं लिखी, लोअर द टैक्सोनॉमी मोर द कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने बात बताई आपको वही यहाँ पर मैं लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है बेटा हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो अब यहाँ पर मैं जो बात आ रही क्लासिफिकेशन का, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते जा रहे थे तो क्लासिफिकेशन का जो है यहाँ पर मैं प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा था, कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा था, तो उसको यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई जिसको आप यहाँ पर मैं इस टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया वो पहले पूछे गए हैं और येलो कलर से, यानी कि इस टेबल से एक ना एक क्वेश्चन आने की चांसेस यहाँ पर में बहुत होते हैं। 0.1 चांसेस ऐसा होता है कि इस टेबल से यहाँ पर में क्वेश्चन ना आए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप ध्यान से एकदम रट लें। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले बात करूँ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, तो क्या लिखा है यहाँ पर में बेटा कि द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पीशीमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्सेज ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो स्टडीज़ या फ्यूचर स्टडीज़ के लिए टैक्सोनॉमिकल एड्स को यहाँ पर में यूज़ किया जाता है। सबसे पहला बेटा आता है हर्बेरियम, डेट इज़ द 5 स्टार पॉइंट। हर्बेरियम को यहाँ पर में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेट इज द हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज डेट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। ठीक है,
आप अच्छे से जानते होंगे तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। फिर ये भी यहाँ पर में चांस है कि हर्बेरियम इज़ ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसको भी हम किस लिए यूज़ करते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए। भाई हम इसको प्रेज और यहाँ पर में प्रिजर्व करके रखते हैं, किस लिए रखते हैं, कोई मज़ा थोड़ी आ रहा है हमें रखने में, हम इसको फ्यूचर में स्टडी कर सकें भाई जाकर में, इसलिए हम इसको यहाँ पर में फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड द प्लेस ऑफ हर्बेरियम कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल, बॉटनिकल, नॉमन, फैमिली, कलेक्टर नेम सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम। तो ये भी यहाँ पर में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं बेटा दूसरे नंबर पे जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है यहाँ पर में, वो है बॉटनिकल गार्डन। इसमें भी नीट में पूछा गया है कि स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्टिंग ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। तो प्लांट्स के यहाँ पर में स्टडी के लिए इनको रखा जाता है बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर में। ठीक है। बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली, द फेमस बॉटनिकल गार्डन्स आर एट क्यू इंग्लैंड। फेमस बॉटनिकल गार्डन अगर दुनिया में बात करें तो कहाँ है, क्यू इंग्लैंड में। अगर इंडियन बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात करें तो वो होरा इंडिया के अंदर है। और एंड एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया के अंदर यहाँ पर में वो मौजूद है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर का जो टेक्सोनॉमिकल एड आता है वो है म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में बात करूं तो इंसेक्ट को यहाँ पर में प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है। बॉक्सेस के अंदर पहले क्या करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, फिर मारते हैं और उनको पिन कर देते हैं। ठीक है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्स एंड प्रिजर्व। तो उनको यहाँ पर में स्टफ और प्रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे कि बड़े बड़े मैमल्स होते हैं। ठीक है। उनको म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। तो यहाँ पर में जैसे कि बच्चे जाते हैं तो उनको दिखाने के लिए कलेक्शंस ऑफ स्केलेटल्स ऑफ एनिमल्स यहाँ पर में भी मौजूद होते हैं। आगे बात करूँ बेटा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क कौन अपने बचपन में जूलॉजिकल पार्क नहीं गया। ठीक है। तो यहाँ पर में हम क्या करते हैं, एनिमल्स के फूड हैबिट्स और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए उनको एक सर्टेन एरिया में बाउंड करके रखते हैं। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, जूस कहते हैं। ठीक है। जूलॉजिकल पार्क को बेसिकली। आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर में टेक्सोनॉमिकल एड्स का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला हर्बेरियम और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट था की। अब की के बारे में अगर मैं बात करूं तो की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसके अंदर एक एक लाइन बेटा इंपॉर्टेंट, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और इसकी कोई भी लाइन आप ना छोड़ें। अब की के बारे में बात करूँ तो बेटा हर की के अंदर 2 लीड होती हैं। ठीक है। कपलेट्स होते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। तो यानी कि एक कपलेट होता है जिसके अंदर 2 लीड होती हैं और उसके अंदर एक सिमिलरिटी और एक डिसिमिलरिटी होती है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन 2 अपोजिट ऑप्शन। द रिजल्ट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। ईच स्टेटमेंट इन द की इज ए लीड। ठीक है। हर स्टेटमेंट क्या है, लीड है, और दोनों लीड को मिला के बोला जाता है कपलेट। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ की कि कीज क्या होती है, जनरली एनालिटिकल इन नेचर होती है। फिर आगे लिखा गया फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। ठीक है। तो ये भी फर्दर यहाँ पर में टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर में। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्शन आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले मैं बात करूं तो फ्लोरा क्या होता है, तो फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया। तो जितने भी उस एरिया में प्लांट्स हैं तो उनका एक्चुअल अकाउंट और हैबिटेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन बताता है, फ्लोरा बताता है। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल के बारे में बात करूँ तो बेटा ये होती है, मैनुअल्स आर द यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। फिर मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सन। फिर बेटा यहाँ पर मैं एक समरी दी गई है, समरी को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, ये पूरी की पूरी समरी आप पढ़ें, इसमें भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर में ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर में किसी भी तरह का कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर पूछें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हम जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।